Hello everyone, I am Justina Perez and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 28 November 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu, the Indian Express and the alike. So let's begin with the first article. जो पहला आर्टिकल है, it is with regard to Israel Hezbollah ceasefire. So these, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या अगर आपने डेली न्यूज एनालिसिस के वीडियोस पहले नहीं देखे, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप एज टू व्हाट दिस आर्टिकल इज ऑल अबाउट. सो यहाँ पे जो हेजबुल्ला है, ये क्या है? ये एक मिलिटेंट ग्रुप है. ठीक है, ये मिलिटेंट ग्रुप जो है ये कहां पे लोकेटेड है? वेयर इज इट सुप्रीमली और प्रिडोमिनेंटली लोकेटेड? ये इनका लोकेशन है लेबनान में. ठीक है, सो नाउ रिमेंबर, लेबनान जो देश है इसमें ये मिलिटेंट ग्रुप है, ये शिया ग्रुप है और ये जो शिया मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, इनको सपोर्ट किया जा रहा है बाय अनदर कंट्री जो है ईरान. तो ईरान इनको सपोर्ट कर रही है. अभी क्वेश्चन है, ईरान इनको क्यों सपोर्ट कर रही है? ईरान इसीलिए सपोर्ट कर रही है बिकॉज उनको प्रॉक्सी वॉर्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म? आई जस्ट राइट इट हियर, प्रॉक्सी. प्रॉक्सी वॉर्स का मतलब है किसी ग्रुप को यहाँ पे सपोर्ट करना ताकि वो आतंक मचाए या वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे अपने दुश्मन के टेरिटरी के लिए. सो बेसिकली जो वॉर है, डायरेक्ट वॉर नहीं हो रहा है, किसी और को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है और वो अपने दुश्मन में यहाँ पे टारगेट कर रहा है. सो दैट इज प्रॉक्सी वॉर्स. जैसे आपने सुना होगा हमास जो पैलेस्टीन रीजन में हुआ है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ प्रॉक्सी वॉर, जहां पे ईरान हमास को यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है टू फाइट विद द इजरायलीज. सो लेबनान के कंट्री में ये हेजबुल्ला लोकेटेड है एंड इन द पास्ट 14 मंथ्स हम देख रहे थे इजराइल और लेबनान में यहाँ पे वॉर चल रहा था, फाइट चल रही थी. सो अभी जाके यहाँ पे एक सीज वायर स्टार्ट हुआ है. So let us understand about this particular agreement. What is said in the ceasefire agreement? ठीक है, तो ये जो है वेडनेसडे के दिन ये साइन हुआ था. वी विल अंडरस्टैंड सम बेसिक डिटेल्स अबाउट द सेम. बट बिफोर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अग्रीमेंट, मैं मैप दिखाना चाहूंगी यहाँ पे एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन टू यू अबाउट द नेबर्स ऑफ इजराइल एंड द नेबर्स ऑफ लेबनान. ओके, सो लेट्स सी हियर. यहाँ पे वी हैव इजराइल. ओके, इजराइल के अगर नेबर्स पूछते हैं, याद रखना लेबनान, सीरिया, जॉर्डन. ओके, एंड हियर यू हैव द इजिप्ट. ये इजिप्ट का ही पार्ट है. सो वंस अगेन, इजराइल के नेबर्स कौन है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट. और यहाँ पे जो पानी है, इट इज द मेडिटेरियन सी. इजराइल के ऊपर लेबनान है, जहां पे मैंने अभी मिलिटेंट ग्रुप कहा था. यस, इट इज लोकेटेड हियर. सो लेबनान की अगर हम बात करें, लेबनान के नेबर्स कौन है? लेबनान के नेबर्स हैं सीरिया एंड इजराइल. ठीक है, सो नॉर्थ में यू हैव सीरिया एंड साउथ में यू हैव इजराइल. और पानी कौन सा है? सेम. टू द वेस्ट वी हैव मेडिटेरियन सी. लेबनान का कैपिटल कौन सा है? ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आते हैं एग्जाम में. सो रिमेंबर, बेरूत. ठीक है, बेरूत इज द कैपिटल ऑफ लेबनान. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सीजफायर अग्रीमेंट. यहां पे रिसेंटली जो आया था वो क्या कहता है? सो ये जो हम देखते हैं फाइट हो रहा है इजराइल और लेबनान के बीच में, या ये जो मिलिटेंट ग्रुप के बीच में, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. इसके पहले भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ करता था. तो 2006 में ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट हुआ एंड वी हैड अ रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशंस, जिन्होंने यहाँ पे 1701 ये रेजोल्यूशन को कहा था. सो दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट, इट इज सेड कि ये बहुत सिमिलर है 2006 का रेजोल्यूशन, सिमिलर है. Okay, but let's understand कुछ नए changes that have been coming under this particular agreement. So according to this agreement, इजराइल और लेबनान के बीच में
Okay, there is one line. Okay, so ये line है. Can you see this line? This line is called as blue line. Okay, ये line को क्या कहते हैं? Blue line. So this is a line that demarcates between which two countries? इजराइल और लेबनान के बीच में जो लाइन है इसको ब्लू लाइन कहते हैं. और किसने ये डिनोट किया है? ये यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिनोट किया है. सो इसी रीजन में यू विल फाइंड यूनाइटेड नेशन के फोर्सेस, पीस कीपिंग फोर्सेस यहाँ पे तैनात है. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ UNIFIL. ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग फोर्स है. Now what is the agreement saying? Agreement कहता है कि जो हिजबुल्लाह है they need to ensure कि ये north of the Litani river, यहाँ पे आपको ये river दिख रहा है, तो यहाँ पे कहाँ है कि north of the Litani river is where the Hezbollah militant groups will be going. एंड इजरायली फोर्सेस जो है ये भी ब्लू लाइन के नीचे साउथ ऑफ द ब्लू लाइन यहाँ पे होंगे. दे कैन नॉट बी इन द नॉर्थ ऑफ द ब्लू लाइन. Got it? So who will be in between this region? This region is where you will have your civilian population. So your Lebanese army, yeah, even your civilians that are there, they will be allowed to maintain here. तो यहाँ पे cease fire होगा, यहाँ पे peace होगा. Hezbollah north of the Litani River, इजराइल के फोर्सेस साउथ ऑफ द ब्लू लाइन. तो ये हमको दिखा है अकॉर्डिंग टू द हिजबुल्लाह सीजफायर अग्रीमेंट. ये जो अग्रीमेंट है इट इज गोइंग टू बी फॉलोड ओवर द नेक्स्ट 2 months. तो अभी देखते हैं कि क्या होता है इन 2 महीने में. एंड यहाँ पे एक प्रोविजन ये भी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इसको वायलेट किया then Israel will have the power to strike again. ठीक है, तो अगर हिजबुल्लाह यहाँ पे मिलिटेंट ग्रुप जो है यहाँ पे वायलेट करती है कोई भी प्रोविजन, then Israel will have the right to strike again. Got it? Now apart from that, यहाँ पे कहा है कि फ्रांस और यूएस जो है ये 2 countries will basically overview this particular ceasefire agreement. ये ब्रोकर करेंगे, इसको दूसरा टर्म है ब्रोकर करना. सो इट विल बी ब्रोकर्ड बाय विच 2 people, विच 2 countries? फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स. तो ये था पूरा अग्रीमेंट विद रिगार्ड टू द इजराइल हिजबुल्लाह सीजफायर अग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज द रीजन कि इजराइल ने ये सीजफायर अग्रीमेंट साइन किया? इसको भी जान लेते हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. इजराइल ने यहाँ पे फोकस इसीलिए किया है बिकॉज इट वॉन्ट्स टू अगेन रीडायरेक्ट इट्स अटेंशन टुवर्ड्स ईरान. बिकॉज ईरानी जो बैक कर रहा है, सो माइट एज वेल टारगेट द कंट्री, द मेन कंट्री विच इज ईरान. ओके, बिकॉज हिजबुल्लाह जो है इट इज जस्ट अ, you can say it's just a pawn in terms of this particular group. ये मेजर उसका एनिमी नहीं है. Iran is the one that is supporting Hezbollah. Next one, operational pause. इजराइल के फोर्सेस ने काफी उनके रिसोर्सेज गवा दिए हैं. एंड ये अभी नहीं, 2023 की बात है. अगर हम देखें अक्टूबर 7 से दिस काइंड ऑफ uncertainty, this kind of conflict चला आ रहा है, which is leading to a lot of losses for the Israeli army. So इसीलिए यहाँ पे इनके लिए एक टाइम होगा, समय होगा टू रिप्लेनिश, यानी टू अगेन मेक न्यू रिसोर्सेज जो उनको चाहिए होगा फॉर डिफेंस. सो इट इज अ गुड टाइम टू ऑल्सो यू कैन से इंक्रीज देयर सप्लाईज. एंड फाइनली उनका मेजर मिलिटेंट ग्रुप जो उनके एरिया में है या उनके नेबरिंग में है, दैट इज पैलेस्टीन की रीजन में, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक की रीजन में, दैट इज हमास. राइट, तो यहाँ पे ये इनको फोकस कर पाएंगे बाय टेम्परली स्टॉपिंग द conflict with Hezbollah. So this is the reason why Israel has signed this, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसीलिए इसको यहाँ पे अग्री किया फॉर साइनिंग द सीजफायर अग्रीमेंट. तो ये था पूरा आर्टिकल विद रिगार्ड टू इजराइल हेजबोला सीजफायर अग्रीमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल जो है इट इज विद रिगार्ड टू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन. What is the meaning of this? Let us understand.
ये रिसेंटली ही अप्रूव किया था, मंडे को ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है हमारे कैबिनेट में. सो आई एम गोइंग टू गिव यू ऑल द नेसेसरी पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी फॉर द एग्जाम. फर्स्टली, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो आपके ग्रेजुएट लेवल में, राइट, सो बहुत सारे यहाँ पे लाइब्रेरीज होते हैं. ओके, नॉट फिजिकल लाइब्रेरीज बट ऑनलाइन लाइब्रेरीज. और इन लाइब्रेरीज में भी हम देखते हैं अलग अलग पब्लिशमेंट्स होते हैं, अलग अलग पब्लिकेशंस होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, देयर इज वन कॉल्ड एज IEEE. There is also Springer. I don't know if you've heard of this. ये बहुत सारे ऐसे मैगजीन्स हैं, एजुकेशनल मैगजीन्स होते हैं. तो इनका अगर आपको पढ़ना है, यू हैव टू गेट, हर महीने ये रिलीज करते हैं उनके मैगजीन्स. अगर आपको ये इसका सब्सक्रिप्शन चाहिए, यू नीड टू टेक इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल दीज मैगजीन्स. और ये सभी मैगजीन्स इंपॉर्टेंट होते हैं रिसर्चर्स के लिए, टू अंडरस्टैंड कि बाहर क्या हो रहा है, इस फील्ड में क्या क्या एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. तो ये सब जानने के लिए इट इज एसेंशियल दैट यू आर वेल अवेयर एंड यू कम टू नो बिकॉज ऑफ दीज मैगजीन्स. तो एक स्पेसिफिकली डिजाइंड इसीलिए है कि रिसर्च को यहाँ पे प्रमोट किया जाए, रिसर्च की जानकारी लोगों तक पहुंचे, रिसर्च की जानकारी स्टूडेंट्स तक पहुंचे, राइट. तो अभी क्या हो रहा है कि आपको सेपरेट पब्लिशंस लेने पड़ेंगे, पब्लिकेशंस लेने पड़ेंगे, हर मैगजीन्स का लेना पड़ेगा. दैट बिकम्स अ वेरी एक्सपेंसिव थिंग, राइट. आपको अगर हर मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है, मान लेते हैं कि अगर आपको हर OTT प्लेटफॉर्म का लेना है, नेटफ्लिक्स, प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, सोनी लिव, इट बिकम्स वेरी एक्सपेंसिव, राइट. तो अगर आपके पास एक सब्सक्रिप्शन हो where you could manage and get the publications easily for these universities, ये कितना अच्छा होगा, right? So वही हमारा गवर्नमेंट कर रहा है. तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे 6,000 करोड़ का एक इनिशिएटिव बनाया है. ओके, 3 साल के लिए होगा ये, यानी 2025 से लेके 2027. सो यहाँ पे इनका मेजर पर्पस है कि जो भी जर्नल्स हैं उनके सब्सक्रिप्शंस, ओके, ये 6,300 गवर्नमेंट रन हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ये प्राप्त हो. सो कितने इंस्टीट्यूशंस को है? और अप्रोक्सीमेटली 6,300 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये सब्सक्रिप्शन ये अवेलेबल हो, उनके छात्र, उनके स्टूडेंट्स के लिए ये अवेलेबल हो. एंड विच इज अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी जर्नल्स? 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स. तो ये जैसे मैंने 2 बताए, ऐसे 13,000 जर्नल्स उनके पास होंगे. सो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगा? यहाँ पे नेगोशिएट करेगा इन पब्लिकेशंस के साथ, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू गेट द एक्सेस टू दीज जर्नल्स. ओके, तो ये इंडिविजुअल नहीं होगा, इट इज गोइंग टू बी थ्रू लिंकिंग ऑफ द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस विद दीज जर्नल्स. तो ये लॉन्च होगा January 1st 2025, 3 साल चलेगा 2027 तक. और इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है? इट इज INFLIBNET, दैट इज इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि एक तो ये पैसे बचाएंगे स्टूडेंट्स के, दे वोंट हैव टू टेक सेपरेट सब्सक्रिप्शंस, सो इट इज कॉस्ट एफिशिएंट, राइट. और सभी ये सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं तो यहाँ पे डुप्लीकेशन भी नहीं होगा, यू कैन टेक दीज सब्सक्रिप्शंस. बट मान लेते हैं कि जो मुझे जर्नल चाहिए वो इसमें नहीं है. Okay, I want some XYZ journal that is not part of this 13,000. So then the higher education institution can get the subscription individually for that. वो separately वो subscription ले सकता है. Apart from that, हमको access मिलेगा ऐसे information के बारे में. So this is going to benefit a good 1.8 करोड़ students, teachers, faculties. इनको ये benefit करेगा, including in various parts of the country. राइट, नॉट ओनली टॉप कॉलेजेस, 6,000 कॉलेजेस में इनका ये इंफॉर्मेशन आ जाएगा, मैगजीन्स आ जाएंगे, जर्नल्स आ जाएंगे. फर्दर ये कौन नेगोशिएट करेगा? मैंने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट. सेंट्रलाइज नेगोशिएशन होता है विद पब्लिशर्स, जिनके कारण कॉस्ट हमारा बचेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का बचेगा. एंड फर्दर ये पूरा एनकरेज करेगा विद रिगार्ड टू यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस, एज वेल एज वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ इट इज गोइंग टू प्रमोट research,
राइट, इंफॉर्मेशन, ज्ञान देने में, लोगों में अवेयरनेस, स्टूडेंट्स में अवेयरनेस पहुंचाने में, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रीजन। बिकॉज हम देखते हैं बहुत सारे कॉलेजेस, ओके, बिकॉज दे आर इन द tier 2 tier 3 cities, जो लेस गवर्नमेंट कॉलेजेस जहाँ पे शहरों में नहीं होते, गांव में होते हैं, उनको ये इंपॉर्टेंट जर्नल्स के सब्सक्रिप्शंस कितने इंपॉर्टेंट है। बिकॉज शहरों में तो आप देखते हो कि बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, सो यू ऑलवेज आर अवेयर अबाउट मेनी न्यू टेक्नोलॉजीज दैट आर कमिंग। But if you talk about tier 2 and tier 3 cities specifically, this journals will be a window to understanding बाहर की दुनिया में क्या क्या हो रहा है, right? इंडिया के बाहर क्या हो रहा है, to get them first hand information। उनको दूसरे sources से rely नहीं करना पड़ेगा, उनके पास easy access होगा। So that is how this is very important। ये अलाइन भी करेगा हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से, ओके, एंड ये सपोर्ट किया भी जा रहा है बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 के एक्ट में आया था, जो प्रमोट करता है रिसर्च एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो 6000 का फंडिंग मंडे को गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था। लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है विद रिगार्ड टू द ग्लोबल पीस ट्रीटी। सो मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था कि दैट देयर इज समथिंग नोन एज द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी जो हो रहा है। कहां पे हो रहा था, मैंने क्या बताया था आपको, बुसान। बुसान कहां पे है, इट इज इन साउथ कोरिया। रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस, ओके। तो अभी भी ये नेगोशिएशंस तो हो रहे हैं, एंड व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो अगर हमने देखा था कि 2022 में हमने एक विजन रखा था कि 2024 के एंड तक वी विल ब्रिंग अबाउट अ प्लास्टिक ट्रीटी, ओके, यानी कि एक ग्लोबल ट्रीटी विद रिगार्ड टू प्लास्टिक को कैसे खत्म करें। हमारा ऑब्वियसली टारगेट लक्ष्य है 2040 तक, बट बिफोर दैट वी नीड टू हैव सम ट्रीटी, वी नीड टू हैव सम प्लेजेस, सम कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। तो ये कुछ प्लान तो होना चाहिए। सो इसीलिए हमने बोला था कि हम एक प्लान बनाएंगे, और ये 2024 खत्म होने के पहले हमारे पास ये प्लान होना चाहिए। तो इसीलिए द फिफ्थ एंड द फाइनल अग्रीमेंट के लिए, नेगोशिएशंस के लिए कंट्रीज यहाँ पे बुसान साउथ कोरिया में मिले हैं। इसका चेयर कौन कर रहा है, इक्वाडोर के डिप्लोमैट है लुइस वायस वाल्डीविएसो, ठीक है, इनके चेयर हैं। सो दे कैन आस्क यू दिस वन लाइनर, हु इज द चेयर ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो आपको याद रख लेना, लुइस वायस वाल्डीविएसो। सो यहाँ पे जो अभी तक हो रहा है ये समझते हैं। इंडिया ने रिसेंटली प्रपोजल किया है, इंडिया ने प्रपोजल किया था, ओके, 2 दिन पहले। सो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली डिड इंडिया प्रपोज। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखते हैं how harmful is plastics to the environment, so India जो है has done in fact a lot, where with regard to 2022 में हमने खुद सिंगल यूज प्लास्टिक्स को बैन किया था, राइट। वी ऑल्सो हैव प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल्स, वी ऑल्सो हैव 2021 में आए हैं। सो इन टर्म्स ऑफ दिस वी आर ऑल्सो बीइंग वेरी प्रोएक्टिव, एंड वी ऑल्सो हैव गिवन सर्टेन प्रपोजल्स इन दिस ग्लोबल पीस ट्रीटी, प्लास्टिक ट्रीटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम देखते हैं ये जो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमिटी, ओके, इसको INC कहते हैं। तो ये जो मीटिंग है इनको INC कहते हैं, 5th INC है ये, इसलिए INC 5 कहते हैं। और ये कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, ये एडमिनिस्टर कर रहा है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में बना था, और ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो एनवायरनमेंट रिलेटेड चीजें देखता है, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ देखता है, वैसे ही ये वाला एनवायरनमेंट को देखता है। सो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 1972 में आया था, और इनके हेडक्वार्टर्स कहां पे है, इनके हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी में, ओके। सो नॉट अ वेरी नोन काइंड ऑफ हेडक्वार्टर, बिकॉज आप यूजुअली सुनते हो जेनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस, राइट। सो यहाँ पे आपको याद रख लेना है UNEP का हेडक्वार्टर्स है नाइरोबी केन्या में,
So this is administered by the UNEP. Now let's understand what is India's proposal in the INC यानी इंटरनेशनल नेगोशिएशंस कमिटी में, जो अभी चल रहा है बुसान में। इंडिया ने पहले प्रपोज किया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया इंक्लूडेड, यहाँ पे प्लास्टिक कंट्रोल में मेजर्स करेंगे ओनली इफ उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, यानी कि अगर उनको फंड मिलेगा तो डेफिनेटली वो प्लास्टिक कंट्रोल करने के लिए रेडी होंगे, दे विल बी एबल टू डू इन फैक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर ऑल्सो आस्किंग ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, यानी कि अगर प्लास्टिक को हमने बंद किया, वी शुड हैव एन ऑल्टरनेटिव टू रिप्लेस प्लास्टिक, बिकॉज प्लास्टिक का प्रॉपर्टीज काफी अच्छा है। जैसे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन प्लास्टिक्स बिकॉज दे आर चीप, दे आर वेरी लाइट, ओके, वो इट कैन हेल्प द प्रोडक्ट फ्रॉम गेटिंग स्टेल, तो बहुत सारे बेनिफिट्स है प्लास्टिक्स के। तो अगर उनको रिप्लेस करना है उसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, और ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ओनली डेवलप्ड कंट्रीज कैन गिव, डेवलप्ड नेशंस दे सकते हैं। तो ये वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया ऑल्सो सेज कि एक फंड होना चाहिए, एक मल्टीलैटरल फंड, यानी सब कंट्रीज या सब सोर्सेज यहाँ पे फंड करेंगे और ये यूज करेंगे फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। सो अ फंड शुड बी जनरेटेड टू हेल्प दीज डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प इन कंट्रोलिंग द प्लास्टिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट कंसेंसस, यहाँ पे जो कहता है कि इंडिया कहता है कि देयर शुड बी इंक्लूसिव डिसीजन मेकिंग, सबकी बात सुननी चाहिए, ट्रांसपेरेंट डिसीजंस लो, ओके, नॉट ओनली बीइंग बायस्ड टू द डेवलप्ड कंट्रीज। ये भी कहता है कि वी शुड हैव प्रॉपर प्रपोजल्स ऑन फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स, एंगेज एक्टिव एंगेजमेंट इन ब्रॉडर डिबेट। सो दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सबके साथ सहमति होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो पैसिफिक रीजन आइलैंड्स है, या अगर हम आइलैंड नेशन कंट्रीज कहते हैं, ये बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं कि प्लास्टिक ट्रीटी होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए। Why are they doing that? Because 85% of the plastic, the marine pollution जो है, ये प्लास्टिक्स कंट्रीब्यूट करता है। 85% में जो कूड़ा होता है, जो कचरा होता है, इट इज कॉज्ड बाय प्लास्टिक्स। तो उनके लिए जो उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है फिशिंग में, अगर वो फिश मर जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिक, जो बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट होगी, इट इज अ बिग लॉस फॉर देम। तो ये कैसे भी करके पुश करना चाहते हैं फॉर द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। एंड डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया यहाँ पे चाहते हैं जो भी हम अग्रीमेंट करते हैं ये किसी को नुकसान नहीं करना चाहिए, इट शुड बी मोर इंक्लूसिव। इंडिया के नीड्स को यहाँ पे सुनना चाहिए, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के नीड्स यहाँ पे सुनना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स डेवलप्ड कंट्रीज वांट टू इंश्योर कि उनके कुछ लॉसेस नहीं होने चाहिए, राइट? जैसे कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, दे डोंट वांट टू फेस द लॉसेस, तो जो भी वो कहेंगे उनके हित में होना चाहिए, इज व्हाट। सो अलग अलग यहाँ पे यू कैन से देयर आर डिफरेंट पार्टीज टू दिस, एंड दैट इज व्हाई कंसेंसस मिलने में बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रही है, बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। सो दैट इज व्हाट द आर्टिकल टॉक्ड अबाउट। तो जो इंपॉर्टेंट जिस्ट है आर्टिकल का, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये पूरा हमने जान लिया। लेट्स नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है विद रिगार्ड टू यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस। यहाँ पे चाइल्ड मैरिजेस की बात किए तो यहाँ पे मिनिस्टर ने कहा है, मिनिस्टर किस मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। हु इज द मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? इट इज अन्नपूर्णा देवी, ठीक है? अन्नपूर्णा देवी इज द मिनिस्टर ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी देखो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज है, 30 और मिनिस्ट्रीज है। आप कैसे सब मिनिस्टर के नाम याद रखोगे जब आप हर दिन कुछ ना कुछ उस मिनिस्टर के बारे में समझोगे, राइट? तो इसीलिए आई विल यूज दिस स्पेस, आई विल यूज दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल्सो रिमाइंड यू ऑफ द नेम ऑफ द मिनिस्टर्स, ताकि जब आप एग्जाम दोगे, अगले साल दोगे, इस साल दोगे, यू विल रिमेंबर दिस, ठीक है? सो दैट इज वाई रिमेंबर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आज हमने जान लिया है कि अन्नपूर्णा देवी है। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कहा है कि 2 लाख चाइल्ड मैरिजेस are prevented in a year. Okay, so this is just a statement given in the parliament. तो अभी हम देखते हैं with regard to child marriage. It is said कि साउथ एशिया में इंडिया सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है
चाइल्ड मैरिज के डिक्लाइन में। ओके, सो पहले बहुत चाइल्ड मैरिजेस होते थे, बट अकॉर्डिंग टू अ यूएन रिपोर्ट नाउ वी हैव कंप्लीटली रिड्यूस्ड इट एंड दैट इज हाउ इट हैज कंट्रीब्यूटेड टू अ चेंज। ओके, एंड अगर हम देखते हैं बहुत सारे चाइल्ड मैरिजेस हो रहे थे कौन से स्टेट्स में, 7 स्टेट्स में सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। ओके, सो वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, राजस्थान, त्रिपुरा, आसाम, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में ज्यादा चाइल्ड मैरिजेस होते हैं। तो चाइल्ड मैरिजेस में अगर हम देखें, what is the act that talks about prevention of child marriage? तो एक सेपरेट एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। ये प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 में आया था। ओके, कब आया था? 2006 में आया था। एंड द मेजर मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर इज टू नॉट ओनली स्टॉप चाइल्ड मैरिजेस, इट ऑल्सो गेव द लीगल एज। लीगल एज था 18 फॉर गर्ल्स and 21 for boys, right? So this was the age that was you can say decided, okay, legal age for marriage. हाल ही में एक स्टेट ने इस एज को बढ़ा दिया था, विच इज द स्टेट हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने जो 18 इयर्स फॉर गर्ल्स है इसको बढ़ा के 21 इयर्स किया है, और ये बिल उन्होंने पास किया था अपने असेंबली में। ठीक है, सो यू शुड नो अबाउट द रीसेंट स्टेट दैट हैड try to increase the marriageable age for women, for girls. ठीक है, so this is all from the important points. यहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे एक पोर्टल भी लॉन्च हुआ है। ओके, सो द नेम ऑफ द पोर्टल इज चाइल्ड मैरिज फ्री भारत। तो ये पोर्टल है ताकि अवेयरनेस हो, ज्यादा से ज्यादा केसेस आप रिपोर्ट करो, मॉनिटर करो द सिचुएशन विद रिगार्ड टू विलेजेस in terms of child marriage. So this is what we have. Apart from that, यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि जो child marriages हैं, it should be reduced, okay, below 5% till 2029. जो चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज है ये 5% से कम होना चाहिए। सो अभी भी हो रहे हैं चाइल्ड मैरिजेस, दिस इज व्हाट वी कम टू नो, एंड दिस हैज टू बी रिड्यूस। व्हाट इज द टारगेट? बिलो 5% till 2029. That's all from this article. Let's proceed अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है मनरेगा के बारे में। So let's understand this whole article. It is MG नरेगा। ओके, सो यहाँ पे MG नरेगा जो एक्ट है उसका फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ओके, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट आया था 2005 में। सो लेट अंडरस्टैंड व्हाट इज सेड इन द एक्ट। एक्ट ये कहता है कि 100 दिन, ओके, 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड वर्क देना चाहिए पर ईयर। किसको ये काम देना चाहिए? टू द रूरल हाउसहोल्ड। रूरल हाउसहोल्ड, गांव के घर को, किसी घर को देना चाहिए। अनस्किल्ड वर्कर की बात की जाए, व्हाट इज अनस्किल्ड वर्कर? यानी कि रोड बनाना, टॉयलेट्स बनाना, सड़क बनाना, ठीक है। सो ये सब जो चीजें हैं ये बनाने के लिए काम दिया जाएगा अंडर दिस एक्ट। सो ज्यादा से ज्यादा हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट राइट टू वर्क। Okay, right to work. Okay, let me write it once again. Yes. तो right to work कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये एक DPSP में आता है। Now you must have read this in polity, Directive Principles of State Policy. इसका मतलब क्या है? यहाँ पे स्टेट्स यानी कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स लेती है फॉर बेनिफिट ऑफ द सिटीजन्स। यानी कि इट इज बेसिकली टेलिंग स्टेट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है सिटीजन्स के तरफ। सो देयरफॉर यहाँ पे राइट टू वर्क आर्टिकल 41 में कहा जाता है कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क टू द पीपल, गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड वर्क टू द सिटीजन्स। तो ये आता है राइट टू वर्क अंडर आर्टिकल 41। तो इसी के अंडर ये एक्ट आया था, मनरेगा एक्ट 2005, जो काम प्रोवाइड करता है 100 दिन का। इस एक्ट में ये भी कहा जाता है विद रिगार्ड टू जॉब कार्ड्स। सो
द पीपल, ओके, मनरेगा में जब आप एनरोल करते हो आपको जॉब कार्ड्स दिया जाता है। ये जॉब कार्ड्स लिंक्ड होता है, किससे लिंक्ड होता है? आपके आधार कार्ड से, ठीक है, ताकि आपकी जो पेमेंट है डायरेक्टली आपके खाते में हो। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, और ये मैंडेटरी है। तो अगर आपको काम चाहिए, ओके, सो दैट ट्रांसपेरेंसी हो, आपको जॉब कार्ड मिलेगा, उस जॉब कार्ड से आपका आधार और सब लिंक्ड होगा, आपके अकाउंट और सब लिंक्ड होंगे, और फिर आपका पेमेंट आपके आधार के थ्रू बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और ये मैंडेटरी लिंकिंग है। सो नाउ ये तो है पुराना स्कीम, 2005 का स्कीम। तो अभी हम क्यों कर रहे हैं? हम इसीलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी बहुत सारे वर्कर्स का डिलीट हो गया है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्कीम, डिलीशंस ज्यादा हो रहे हैं। सो यहां पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई द डिलीशंस आर हैपनिंग। डिलीशंस हो सकते हैं अगर आपने ये फॉर्ज करके जॉब कार्ड लिया है, अगर आपने माइग्रेट किया है किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है, तो वेरियस रीजंस की वजह से ये जॉब कार्ड आपका डिलीट हो सकता है, ठीक है, आपका नाम इस एक्ट के से हट सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे ये भी कहा जाता है कि जो इन टर्म्स ऑफ द आर्टिकल ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है इसको डिलीट कर रही है मेनली बिकॉज यहाँ पे वेरिफिकेशन और सब नहीं हो रहे हैं, तो ये इलीगली बहुत सारे, जहाँ पे राइट टू वर्क देना चाहिए था यहाँ पे वर्कर का राइट छीना जा रहा है। दिस इज व्हाट द आर्टिकल इज कवरिंग, ठीक है। सो फॉर अस with regard to the exam हमको पता चलना है, we should know what exactly is मनरेगा एक्ट और उसके कुछ provisions, understood? So let's proceed to the next article and the last article of the day. तो last article है डिफेंस से रिलेटेड। तो यहाँ पे एक ड्रोन आ रहा है, दैट इज सबल 20। Who has designed this? डिजाइन DRDO ने नहीं किया, तो किसने किया? डिजाइन किया है Endure Air Systems ने। Now what is this about? Let's understand. ये एक ड्रोन है, ड्रोन का मतलब है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जो आपने देखा होगा फोटोग्राफी में और सब ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। तो वैसे ही ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर है जो वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ करता है। इट कैन हैव अ कैपेसिटी ऑफ 20 kgs, लॉन्ग रेंज डिलीवरीज करना है, बहुत डिफिकल्ट रीजन्स में काम करना है जहाँ पे रन ऑफ और सब नहीं होता, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस ये नॉइज भी कम करता है, तो सेंसिटिव मिशंस में ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा रोल प्ले करेगा। तो ये जो सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन है, ये किसको हैंडओवर किया था? इसको इंडियन आर्मी को ये हैंडओवर किया है ताकि वो ईस्टर्न सेक्टर यानी कि अरुणाचल प्रदेश रीजन में इसका इस्तेमाल करें। सो एंड्योर एयर सिस्टम से इसका डेवलप किया है, ये IIT कानपुर स्टार्टअप से है। अपार्ट फ्रॉम दैट अनलक्ष्य करके है, अनलक्ष्य मेटा मटेरियल सरफेस क्लोकिंग सिस्टम, ये भी एक IIT कानपुर टीम ने एस्टैब्लिश किया है या डेवलप किया है, और इसका काम क्या है? जो रेडार गाइडेड मिसाइल से ये प्रोटेक्ट करेगा, ये वेव अब्जॉर्प्शन में काफी मदद करता है। सो दैट इज वेयर वी हैव द क्लोकिंग सिस्टम, ओके, टू हेल्प फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस। तो ये था आज का आर्टिकल्स। आई होप यू फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।